बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया, जिस मौके पर उन्होंने कहा कि इलाकाई खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का ताकत से जवाब देंगे। पाकिस्तानी फौज मुअस्सर जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। नवाज शरीफ साहब ने बानी पिटाई की सजा और नाअहली को कुदरत का जवाब करार दे दिया, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि आवाम हमें मौका दे, हम कराची का नक्शा बदल देंगे। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज जो है पाकिस्तान में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए योम यकजहती कश्मीर मनाया गया। इसकी से दूसरी तरफ अगर हम बात करें, आर्मी चीफ ने जो है लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा भी किया है, क्या कहेंगे? जी, आज 5 फरवरी कश्मीर के हवाले से सारी कौम आज मनाया। आर्मी चीफ गए, LOC का दौरा किया और ये अब 48 घंटे जो हैं, यानी परसों रात, बल्कि कल रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो जाएगी। यानी कल रात 12 बजे के बाद से कोई जलसा, कोई कॉर्नर मीटिंग, किसी किस्म का कोई मीडिया पे कोई कंपेनिंग वगैरह, सब 12 बजे कल का दिन है बस। और परसों का जो रोज़ है वो फिर एक दिन खामोशी और फिर उसके बाद 8 तारीख को इंतखाबात। तो अब जो है वो किस तरह से हुकूमत की सूरत गरी बनती है वो तो देखना है, लेकिन ये है कि ये सारा डिपेंड इस बात पे करता है कि वोटर्स का टर्नआउट कितना है। ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और उसमें आज़ाद अरकान भी हैं, मुस्लिम लीग नून जो है, तहरीक इंसाफ, जो भी उनके साथ इश्यूज़ हैं उसके बावजूद वो मैदान में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर मुहिम चला रही है, मौलाना साहब चला रहे हैं। तो देखते हैं कि इसका टर्नआउट क्या होता है। और फिर उसके बाद दहशत गर्दी का एक बड़ा वाक़या पेश आया। मैं आज उसको ज़्यादा, ज़ाहिर है एक दहशत गर्दी तो मुल्क में है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके नतीजे में इंतखाबात में लोग जाएं और हिस्सा लें, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। अल्लाह ताला जो दहशत गर्दी का निशाना बने हैं बेगुनाह, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। लेकिन ज़्यादा वही बात कि इंतखाबात चूँकि हैं, इसलिए मैं आज उसको ज़्यादा फोकस उस पर नहीं कर रहा। दूसरी जो बात है वो ये है कि गैर मामूली हालात हैं मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी और इर्द गिर्द भी, और बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो बड़ा मुख्तलिफ है, बड़ा अनहोना है। और इससे पहले जो है वो हमने नहीं देखा, इस तरह के वाक़यात होते नहीं देखे जो वाक़यात इस वक्त ज़रूर पज़ीर हो रहे हैं और बड़े गैर मामूली वाक़यात हैं। तो उसमें जो एक वाक़या जिसको अब जो इस वक्त सारे दूसरे वाक़यात पे फ़ौक़ियत इख्तियार कर गया है, वो है कि मग़रिबी एशिया या मशरिक़ वस्ता में क्या हालात किस तरफ जा रहे हैं और ये मामलात जो हैं, ये क्या आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का हसूल मुमकिन होता है तो किस तरह से होता है। और कुछ देर पहले जो है, अब से कुछ देर पहले जो अमेरिकन सेक्रेटरी ख़ारजा सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं, वो 24 घंटों की ताख़ीर से वो सऊदी अरब पहुंच गए हैं। तो उनका दौरा जो शुरू होना था 4 तारीख से, अब वो ग़ालिबन 6 तारीख से शुरू होगा। 5 की शाम को वो पहुँचे हैं। हो सकता है अगर उनकी आज ही मुलाकातें शुरू हो जाएं सऊदी अरेबिया में, तो फिर ये मामला जो हैं वो फिर वो दौरा यकीनन आज से शुमार होगा। और सऊदी अरेबिया और उसके बाद फिर उन्होंने इजिप्ट भी जाना है, उन्होंने इसराइल भी जाना है, उन्होंने कतर भी जाना है और उन्होंने मगरबी किनारे भी जाना है। और ये उनकी अपनी सियासी तारीख का और प्रेसिडेंट बाइडेन की प्रेसिडेंसी जो है वो यहाँ पे क्या होने जा रहा है इस खित्ते में, ये तय करेगा। उनका ये दौरा तो बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि ज़ाहिर है कि इससे पहले ये मामलात सारे निपटाए जा चुके हैं, बहुत कुछ लिखा जा चुका है, पेरिस में तहरीर हो चुका है और इसमें ह्यूमैनिटेरियन पॉज और सीज़ फायर के ऊपर जो तनाज़ है वो भी उन्होंने ख़त्म करना है। इसमें हमास की तरफ से ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं हो रही, वो सीज़ फायर के ऊपर इंसिस्ट कर रहे हैं। एक दफ़ा सीज़ फायर हो गया 6 हफ्ते 8 हफ्ते का, तो फिर दूसरा मरहला शुरू होगा। ये बात
असल में तय है, तकरीबन पहले ही तय हो गई थी कि पहला मरहला जो है सीज़ फायर उसमें ये होगा और जो है वो फ़ौजों का विड्रॉल होगा वहाँ से। लेकिन अब देखना ये है कि इसराइली फ़ौज बाहर निकलती है या वहाँ रहती है, या ये कि इसी दौरान वहाँ पे इस्लामी मुल्कों की या जो OIC की फ़ौजें जो हैं वो सिक्योरिटी के लिए दाखिल होती हैं गज़ा में। तो ये सीज़ फायर जो है, ये सीज़ फायर, ये ह्यूमैनिटेरियन पॉज, इसको जो भी नाम दें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब ये डिफाइनिंग मूवमेंट्स है, तारीख लिखी जा रही है इस वक्त। ये कभी इससे पहले हुआ आज तक कि देखें हमास जो है उसको एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पे उसको कहा जाता है, उसको तहरीर किया जाता है, उस पर पाबंदी है, उस पर सब कुछ है। और ये कि जो 7 अक्टूबर को हुआ है इससे पहले हुआ, लेकिन सेक्रेटरी जनरल जो हैं अक़वाम मुत्तहिदा अगर दुनिया के जो आम तासुर ये है कि हमास को या इसको आप उस तनाजुर में देखें जिस तनाजुर में हमास ने जन्म लिया, या कोई भी ऐसी तंजीम, इवन जो PLO है वो भी अल-फतह जो यासिर अरफात की तंजीम ने किस तनाजुर में जन्म, उस तनाजुर को देखना ज़रूरी है। और ये बात जो है ये कोई अनहोनी बात नहीं है। हालिया अरसे में हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की इस वक्त हुकूमत है, और अगर मगरिब पे हम नज़र डालें तो मगरिबी दुनिया या वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी बहुत दूर की बात नहीं है जब शिन फेन जो है, शिन फेन आयरलैंड की एक बड़ी सियासी जमात है, उनकी पार्लियामेंट का एक बाकायदा हिस्सा है। आयरलैंड जो है वो यूरोप का दूसरा बड़ा जजीरा है। यूरोप का जो सबसे बड़ा जजीरा है वो बरतानिया खुद है, बरतानिया भी एक जजीरा है जी। और दूसरा जो जजीरा है बड़ा वो यूरोप का वो आयरलैंड है। और आयरलैंड जो है वो दुनिया का 20वां बड़ा जजीरा है, लेकिन जो बरतानिया है वो शायद 9वां बड़ा जजीरा है, 9वां या 10वां। और आयरलैंड जो है वो हमेशा फ्रांस या बरतानिया, पुरानी तारीख़ है, उनके ज़ेर असर ही रहा है, लड़ाइयाँ होती रही हैं और ये दरमियान में। और एक तो आयरिश सी है दरमियान में, एक केल्टिक सी है, एक नॉर्दर्न कैनाल ऊपर है, कैनाल है। तो ये जो है ये अब और इसी में जो है वो ये पूरा का पूरा जो है ये ब्रिटिश आइल्स है, पूरा इलाका जो है ये पूरा, जिसमें ये सारे जज़ायर हैं ना, कोई हज़ारों की तादाद में छोटे छोटे जज़ायर हैं। और ये जो है ये पूरा ब्रिटिश आइल्स है, और फिर उसके अंदर एक जो है वो बड़ा बरतानिया है, ठीक है। और वो जो बरतानिया है जिसको ग्रेट ब्रिटेन हम कहते हैं, तो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर फिर स्कॉटलैंड और वेल्स आता है। और ग्रेट ब्रिटेन के साथ जब हम आयरलैंड के एक हिस्से को शामिल कर लेते हैं तो वो यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। ये तो यूनाइटेड ग्रेट ब्रिटेन जो है वो उसमें तो स्कॉटलैंड और वेल्स और जो है वो इंग्लैंड आ गया, और उसके ये ग्रेट ब्रिटेन हो गया। और अगर इसमें हम शामिल कर लें नॉर्दर्न आयरलैंड को तो फिर वो यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। तो यूनाइटेड किंगडम में और इंग्लैंड में और ग्रेट ब्रिटेन में फ़र्क है। अब यहाँ जो इशू है वो ये है कि आयरलैंड जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था, और जब 2 हिस्सों में तकसीम हुआ तो उसमें जो तकसीम थी उसमें एक मजहबी रंग था बड़ा हम, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स का, ठीक है। और भी बहुत से होंगे मामलात, लेकिन मज़हब का एक बड़ा कलर था, क्योंकि जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड बरतानिया का हिस्सा बना, और जो दूसरा आयरलैंड है जिसको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहते हैं या आयरलैंड कहते हैं, जिसको यानी खाली आयरलैंड कहें तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जहन में आता है, डबलिन जिसका दारुल हुकूमत है, और नॉर्दर्न आयरलैंड अगर हम कहें तो फिर बेलफास्ट जिसका दारुल हुकूमत है। तो एक तो इनका जो है वो एक मज़हब का जो है वो इशू था, मतलब दोनों क्रिश्चियंस, लेकिन प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स, रोमन कैथोलिक्स, और ये ज़ाहिर सदियों पुराना इशू था। फिर उसके बाद और बहुत सारी वजूहत थी। बहरहाल 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। उस तकसीम को ये एंग्लो आयरिश जो माहिदा था इसको तस्लीम नहीं किया। जो नॉर्दर्न आयरलैंड के बहुत से लोगों ने उन्होंने हथियार उठाए, उन्होंने कहा कि ये मुत्तहिदा आयरलैंड होना चाहिए, और फिर उसके बाद जो है वो एक तवील वहाँ पे
सियासी भी और मुसल्लह जद्दोजहद भी है, जिसमें एक IRA जो है वो एक्टिव हो रही। 60 की दिहाई में तो बहुत ही एक्टिव हुई IRA, और IRA जो है उसका फिर एक इनडायरेक्ट राब्ता हमेशा ये PLO के साथ रहा। मतलब ये जो तंजीमें लड़ रही थी तो ये आपस में जो आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रही थी, तो किसी ख़ास सतह पे ये आपस में इनका लिंक भी बना। मैं उसको इस वक्त डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन बात यह सारी कि ये इसमें बड़ी उस ज़माने के अगर हम अखबारात देखें तो उसमें बॉम्बिंग्स आ रही हैं, बमबारी की ख़बरें हैं, मतलब अगवा हो रहे हैं लोग। 60 और 70 की दिहाई में बरतानिया में खून खराबा हो रहा है, पुलिस जवाबन सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाइयाँ कर रही है, और बड़ा बड़ा एक कई सालों तक जो है वो वहाँ पे बहुत कुछ होता रहा। और उसके बाद फिर आखिर में जाके ये उस ज़माने के अखबार देखें तो आपको लगेगा कि ये जैसे मतलब है कि बीच डबलिन में लड़ाइयाँ हैं, और ये 60 में 70 की दिहाई में, और उसके बाद जो है वो बॉम्बिंग्स हो रही हैं, और ये और वो सारा। तो ये यूरोप के अंदर जो है ये बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कि मतलब आयरलैंड इतना खूबसूरत और पुरअमन पीसफुल मुल्क है इस वक्त, और बड़ा उनकी जो इकॉनमी की ग्रोथ है और बाकी सारा। लेकिन एक वक्त ऐसे था कि वहाँ पे, और फिर ये पीस एग्रीमेंट उनका हुआ, और ये एग्रीमेंट उनका हुआ 1998 में। ये जेरी एडम्स जब आए, उन्होंने क़यादत संभाली सिन फेन की आके, तो उसके बाद फिर ये इनके दरमियान जो है ये मुआहदा हुआ 1998 में। और 1998 में मुआहदा हुआ, और उसके बाद सूरत हाल ये है कि ये अब जो है वो एक बड़ी सियासी क़ुव्वत के तौर पे, अगर हम ये पहली स्लाइड दिखाएं तो सिन फेन जो है, जो एक वक्त में IRA के साथ, तो ज़ाहिर है हथियार फेंके सब ने, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद नॉर्दर्न आयरलैंड जो है इलेक्शंस का जो 2022 का रिजल्ट था, सिन फेन विंस मोस्ट सीट्स इन द हिस्टोरिकल इलेक्शंस, वो सियासी अमल का हिस्सा बनी, और उसके बाद वो हथियार वगैरह फेंके, और एक पुरअमन और बिल्कुल पीसफुल, और उनकी एक पीसफुल वो वहाँ पे मौजूद हैं, और वो वहाँ पर उन्होंने हथियार वगैरह फेंके सारे, और कानून की ज़बरदस्त वहाँ पे पासदारी, और दुनिया के पुरअमन तरीन मुल्कों में से एक मुल्क है। लेकिन एक ज़माने में ये जो बेलफास्ट एग्रीमेंट साइन होने से पहले जो है ये आप समझें कि यहाँ पर ये हर वक्त, हर दूसरे तीसरे चौथे दिन यहाँ पे जो है कोई ना कोई धमाका, कोई ना कोई अगवा, कोई ना कोई, बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब थे। तो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ 1998 में, और उसके बाद ये IRA ख़त्म, और ये एक सिन फेन जो है एक बड़ी सियासी कैदी रिहा हुए, 400 के करीब तो पहले ही मरहले में रिहा हो गए थे, उसके बाद दूसरे कैदी रिहा हुए, बहुत सारे कंसेशंस हुए, बातचीत चली, सब कुछ हुआ, लेकिन ये है कि ये मुल्क फिर आगे बढ़ गए। ठीक है, तो ये जब इस तरह की मामलात होते हैं तो उसमें फिर एक जगह पे जाके मतलब है कि वो फिर हमने देखा है हालिया सालों में भी कैसा हुआ है। अच्छा, अब ये बड़ा इम्तिहान है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं वो पहुँचे हैं, क्या वो फ़लस्तीनी मुसल्लह जो तंजीमें हैं, जिनके मुसल्लह होने की वजह जो है बुनियादी तौर पे वो ये है कि वो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और आज़ादी के लिए वो अगर लड़ रहे हैं तो फिर जब उनको आज़ाद रियासत मिलती है तो ज़ाहिर है कि वो हथियार फेंकेंगे। ये वही बात है जो कि अफ़गानिस्तान के बारे में बात है कि भाई यहाँ से अगर इनखला हो चुका गैर मुल्की फ़ौजों का, तो अब वहाँ पर लड़ने की या दहशतगर्दी करने की या मारने की या किसी और जगह पर दहशतगर्दी का मरकज़ बनने का कोई नुक्ता नहीं है, बल्कि वहाँ पे पुलिस होनी चाहिए मजबूत, उनकी फ़ौज होनी चाहिए मजबूत अफ़गानिस्तान की के बारे में यही दुनिया का कंसर्न है, और पाकिस्तान का भी यही कंसर्न है। तो जब वो मसला ये है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम, अब ये एक सवाल है, जगह जो है वो कहाँ पे, और इतनी थोड़ी जगह है जहाँ पर, बहुत थोड़ा इलाका है जहाँ पे गज़ा है, बहुत थोड़ी ज़मीन है जहाँ पर ये मतलब गज़ा जो है ये गुंजान आबाद तरीन इलाकों में से, उसमें मार दिए 28,000 के करीब लोग तो वैसे शहीद कर दिए वहाँ। लेकिन यह है कि बहुत थोड़ी सी ज़मीन है, और उस पर भी एक बफर जोन बना के वो जो बिल्डिंग गिराई हैं इसने नेतन्याहू हुकूमत ने, और मगरबी किनारा भी बहुत गुंजान आबाद है, जिन लोगों को जाने का इत्तेफाक हुआ है, बल्कि जॉर्डन भी बहुत ही थोड़े इलाके हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास ज़मीन नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी की इश्यूज़ हैं, पॉपुलेशन, ये वो सारा बहुत सारे मसाइल हैं। तो इसमें जो है अब इस हद तक
मामलात जो हैं वो यानी तल्ख हैं इस वक्त कि जो मिस्र की तरफ से जो बात हुई अभी, ये जो सलाहुद्दीन कॉरिडोर, ये फ़िलाडेल्फी कॉरिडोर जो कि गज़ा रफ़ा बॉर्डर पे या रफ़ा क्रॉसिंग पे और गज़ा और मिस्र के दरमियान जो जगह है, तो उसके हवाले से जब अभी जो मुज़ाकरात हुए और स्टांस लिया इसराइल ने, तो मिस्र का ये कहना था कि ये सारा फ़लस्तीनियों का इलाका है, कोई फ़लस्तीनी यहाँ नहीं आएगा। और आखिरी बात जो उनकी तरफ से आज हुई है वो ये हुई है कि एक फ़लस्तीनी को भी अगर आपने मिस्र में उनके जगह से दरबदर करके यहाँ पर ये तस्वुर किया, ये था ना कि टेंट सिटी बना देंगे गज़ा, यहाँ पे ये जो सीना का इलाका है, सिनाई का इलाका है, इसमें टेंट सिटी बना दें, ये कर। उन्होंने कहा एक बंदे को भी अगर वहाँ से आपने यहाँ पे टेंट सिटी बना के और उनका उनके इलाके पे कब्ज़ा करने की कोशिश की, तो उसके नतीजे में जो 1979 का मुआहदा था मिस्र का और इसराइल का, उसको ख़त्म समझें, जिसके तहत जंग बंदी हुई थी, मुआहदा टूट जाएगा फौरी तौर पे। यानी मिस्र जो है, मिस्र एक बड़ी क़ुव्वत है, मतलब तारीख़ में मिस्र एक पुरानी तहज़ीब भी है, एक मुल्क भी है और उसकी एक बड़ी पावरफुल आर्मी है और उनकी स्ट्रेटजिक लोकेशन है, बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है। तो उन्होंने कहा कि ये मुआहदा ख़त्म हो जाएगा। यानी इस वक्त मिस्र भी जो है वो बड़ी मुश्किल से नेतन्याहू को बर्दाश्त करके बैठा हुआ है और मिस्र का रोल बड़ा, आप देखें, कमाल देखें। अच्छा, मिस्र का 14 तारीख को मिस्र में, लेकिन डिप्लोमेटिकली दुनिया कैसे तब्दील हो रही है। मैं ज़रा वापस आता हूँ ये गज़ा पे, लेकिन ये सारी लिंक्ड हैं चूँकि बातें, तो इसलिए अब ये देखें कि जो ये जो है बेरख्तार ड्रोन्स TB2, ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के जदीद जो ड्रोन्स हैं, ये कम्बैट के लिए भी हैं और ये टर्की तैयार कर रहा है और ये कोई 30 मुल्कों के पास हैं और बड़े ज़बरदस्त ये ड्रोन्स हैं। अच्छा, ये जो ड्रोन्स हैं ये टर्की जो है वो टर्की का मुआहदा हो गया है मिस्र के साथ। टर्की और मिस्र के ताल्लुकात इतने ख़राब हो गए थे ये हुस्नी मुबारक और मोहम्मद मुर्सी के बाद, और कि तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इनका इतनी जल्दी सफारती ताल्लुकात बहाल होंगे और फिर ये दोनों बरादर मुल्क जो हैं इतने जल्दी करीब आएंगे। तो इनका एक मुआहदा हो गया है जो कि जो इनका अस्करी मुआहदा है, और ये उस वक्त हुआ है जबकि 14 तारीख को जो तुर्क सदर हैं रजब तय्यिप एर्दोगन, वो मिस्र का दौरा कर रहे हैं, तो इजिप्ट जा रहे हैं, जो बड़ा तारीखी दौरा होगा बड़े सालों के बाद, दिहाई या उससे भी ज़्यादा अरसे के बाद। और अच्छा, तो अब ये सेक्रेटरी ब्लिंकन पहुँचे हैं और सेक्रेटरी ब्लिंकन का दौरा शुरू हुआ है सऊदी अरेबिया से, और सऊदी अरेबिया से उनका दौरा शुरू हुआ है और उस दौरे से पहले 3-4 दिन मुतवातिर जो है वो शाम और इराक़ और फिर उसके बाद यमन पे अमेरिका ने अटैक्स किए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। यमन पे जो अटैक्स किए हैं तो यमन ने उसका जवाब दे दिया। लेकिन आज जो है वो सीरिया में कुछ अजीब सा मामला हुआ है और शाम में ये हुआ है कि शाम में जो इरबिल का इलाका है शुमाली सीरिया में, तो शुमाली सीरिया में जो इरबिल का इलाका है और वो इलाका जो कि तुर्की से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जिसके जो बॉर्डर्स हैं, तो अगर वहाँ पर हम देखें तो वहाँ पर नक्शे पर भी हमें जो है वहाँ पर एक जगह नज़र आती है जो कि देर ज़ोर के नाम से है। ये देर ज़ोर जो है ये वो इलाका है शाम का जहाँ जब बाज़ंतीनी सल्तनत के ख़िलाफ़ मुसलमान गए थे तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये जिन इलाकों में सबसे पहले दाखिल हुए थे वहाँ पे ये देर ज़ोर का इलाका आता है। ये इराक़ के बिल्कुल साथ है, तो ये तुर्की उधर है, इराक़ इधर है, ये देर ज़ोर। तो ये देर ज़ोर का जो इलाका है यहाँ पर इस वक्त आप यूँ समझें कि ये इलाका जो है यहाँ पर जो है वो अमेरिकन बेस भी है उमर के इलाके में। ये एक बड़ा शहर है, शाम का एक बड़ा शहर है, या इसको आप सूबा कह लें या शहर कह लें, इलाका है बहुत बड़ा। लेकिन यहाँ पर जो अटैक हुआ है वो अटैक हुआ है उसमें 5 बंदे जो हैं वो मारे गए। ये अटैक हुआ है अमेरिकन बेस के ऊपर,
अच्छा, इस अमेरिकन बेस पे अटैक हुआ है और ड्रोन अटैक, और इसमें जो है वो 5 या 7 मुख्तलिफ फिगर्स आ रही हैं, लेकिन 5 या 7 बंदे इसमें जो हैं मारे गए हैं। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है कि वो सारे बंदे जो मारे गए, अमेरिकन को इसमें कोई हर्ट नहीं हुआ, लेकिन वो बंदे मारे गए हैं सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के, एसडीएफ। एसडीएफ जो है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के बंदे जो हैं ये वहीं पर उनका क़याम है, जो अमेरिकन बेसिस हैं, और वहाँ पर अटैक हुआ। लेकिन इस तरह से इतना प्रिसीजन अटैक हुआ कि अमेरिकन कोई हर्ट नहीं हुआ, वो एसडीएफ के लोग मारे गए। अच्छा, अब एसडीएफ जो है ये 2015 में कायम हुई थी। ये एसडीएफ वो है जिसको तुर्क जो है, तुर्की जिसको पीकेके के साथ जो एसडीएफ जिसको दहशतगर्द तंजीम करार देते हैं वो, तो ये उसके लोग हैं। यानी ये जो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है जो कि तुर्की के अंदर जो है वो हालिया दिनों में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, सब कुछ हुए, तो उसमें जो पीकेके के साथ जो लिंक्ड तंजीम है दूसरी, तो वो जो है वो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स, उनके बंदों को उड़ा दिया। यानी जो अटैक हुआ है, अब उस अटैक से तुर्की तो ज़ाहिर है कि खुश है। तुर्की जो है वो बहुत सारे मामलात पे बशारुल असद के साथ नहीं है। यानी आप इस तरह से यूँ समझे ना कि तुर्की के बशारुल असद के दरमियान ताल्लुकात बहाल करने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक वो ताल्लुकात बहाल नहीं हो रहे। तो कुछ मामलात पे तुर्की और ईरान साथ हैं, कुछ मामलात पे तुर्की और सऊदी अरेबिया साथ हैं, कुछ मामलात पे तुर्की और बशारुल असद साथ हैं, लेकिन ये जो कुर्द मामला है इसके ऊपर वो इख्तलाफात हैं। बहरहाल, तो वो बंदे हिट हुए जो बंदे जो हैं वो तुर्की मुखालिफ थे। तो जाहिर है कि तुर्की ने तो उसको बहुत अच्छी तरह से लिया होगा, एसडीएफ के लोग हैं। तो ये लेकिन सवाल ये है कि ये मसाइल का हल नहीं है। मसाइल का हल ये बिल्कुल भी नहीं है कि अमेरिका एक ड्रोन स्ट्राइक करे, जवाब में उधर से ड्रोन स्ट्राइक्स हों, फिर उधर से हमले हों, फिर वो उनकी कुव्वत बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही। ना हमास की पावर ख़त्म हुई है गज़ा के अंदर, ना इससे कोई हुतीज़ की पावर ख़त्म हो रही है, और ना इससे जो है वो बाकी जो मामलात हैं। बाकी मामलात सिर्फ उस वक्त उन पर बात हो सकती है कि जी कोई भी मुल्क अपनी रेट बहाल करे, या ये उस वक्त होगा सारा जब यहाँ पर ये फ़लस्तीनी रियासत का मसला हल होगा, तो फिर वो बात ख़त्म हो जाएगी। जैसे मैंने कहा ना, जब तक यहाँ पर अफ़गानिस्तान में फोर्सेस मौजूद थी तो एक रीज़निंग थी कि भाई यहाँ पर इसलिए है कि यहाँ पर कोई भी अगर तहरीक बनती है, पहले तो ये कि पाकिस्तान में बनने का कोई जवाज़ नहीं था टीटीपी वगैरह का, लेकिन ये कि जनाब ठीक है वहाँ पर जी फोर्सेस लड़ रही हैं तो मदद हो रही है, तो ये हो रहा है तो हो रहा है पाकिस्तान के। हालांकि पाकिस्तान का उससे होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जो कि बॉर्डर्स और ये अब जब इनखला हो गया तो कोई तुक नहीं बनती कि वहाँ अफगानिस्तान में भी उनको अपनी रियासत की रेट बहाल करनी है और पड़ोसियों पर भी ख्याल रखना है। कोई रीज़न होता है ना, वो रीज़न जब ख़त्म हो जाए, अब जब रियासत बन जाती है तो सवाल यह है कि अब जब ये अच्छा, हिज़्बुल्लाह तो सियासी अमल का हिस्सा बन चुकी है, हिज़्बुल्लाह तो पार्लियामेंट का हिस्सा बन चुकी है प्रॉपर, और सईद हसन नसरुल्लाह जो हैं उनकी एक इसराइल की जहरियत की वजह से, क्योंकि ये जहन में रखें कि अभी जो 2000 के अंदर जब इसराइल का ये जब फ़ौजें निकली हैं जनूबी लेबनान से, तो बॉर्डर का इशू नहीं हल हुआ। बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है वो यानी आप इस तरह समझें कि मुआहदा हो गया ना इनके साथ, इजिप्ट के साथ, तो बड़ी मुश्किलों के साथ इसराइल का बॉर्डर की तरह है और इजिप्ट का क्या है वो तय हो गया, ठीक है। जिसको छेड़खानी करने की कोशिश करता है इसराइल, तो इजिप्ट कहता है कि हम इस मुआहदे को ख़त्म करेंगे अगर छेड़खानी हुई। अच्छा, इसी तरह से जॉर्डन के साथ हो गया, तो वो तय हो गया मामला, लेकिन लेबनान के साथ तय नहीं हुआ। लेबनान से जब इसराइल की फ़ौज निकली तो उसके बाद वहाँ पर दोनों तरफ से बस ये था कि जंग ख़त्म करें, और वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा आगे पीछे दाएं बाएं वो एक आर्जी सी चीज़, शिवा फार्म्स किधर जाने, ये गांव किधर जाने, ये गांव के, तो वो एक ऐसी जगह है जो आप समझ लें कि जो कि एक आप समझें कि जिसके ऊपर तनाज़े है। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पाकिस्तान और भारत का आप समझें कि कश्मीर के ऊपर कोई मामला तय नहीं है, और ये जो मामला तय नहीं होते तो ये फिर ये कोई मुस्तकिल हल नहीं होता। जैसे अचानक कई दिहाइयों के बाद वो चाइना ने कहा कि भाई हम तो ये हमारा तो मसला नहीं हल हुआ आपके साथ, ये तो हमारा इलाका, ये तो मैकमोहन बना के गए थे। कौन मैकमोहन, ठीक है ना, मतलब मैकमोहन कौन मैकमोहन, तो मतलब है कि वो यहाँ से क्या ताल्लुक था, मैकमोहन गया अपनी जगह, ठीक है ना। वो सेंचुरी उस वक्त तो यहाँ पे चाइना में कोई दूसरे हालात थे बिल्कुल, यहाँ पे तो
कॉलोनीज बनी हुई थी, और वो जिसको सेंचुरी ऑफ एमुलेशन कहते हैं, और बड़ी अजीबोगरीब से, तो वो गए, पुरानी बात हो गई, अब तो हांगकांग भी उनके पास है। तो इशू ये सारा कि ये जो जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, ये इनका एक दफ़ा हल होना ज़रूरी है। ये अपनी जगह मौजूद रहते हैं और फिर ये मुस्तकिल। अच्छा, तो इसी तरह से मैंने आपसे कहना कि उर्दन के साथ तय हो गया था, इजिप्ट के साथ, लेबनान के साथ तय नहीं हुआ। अब लेबनान का जो बॉर्डर खुला हुआ है ना, जो वहाँ पे जंग हो रही है, वो इसलिए कि वहाँ पर उनका एक तो ये गजा के साथ वजह से हो रहा है ना, कि गजा के साथ, एक ये कि वहाँ को मुस्तकिल बॉर्डर नहीं है। अगर आप जाएं ना, कि आप ये कहेंगे जी यहाँ पर इसराइल ख़त्म होता है और इसराइल इसको मानता है, या इसको लेबनान मानता है, वो तो दोनों नहीं मानते उसको, वो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। इस मुआहदे के साथ साथ वो जो बॉर्डर लेबनान और इसराइल का है, वो भी तय होना है। अच्छा, उस बॉर्डर को किसने तय करना है? तो उसके लिए जनाब जो एमोस होस्टेन हैं, जो कि जिनको मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, जो एनर्जी को देखते थे, जो कि लेबनान में भी बहुत उनका, वो लेबनान और बैरूत में और तलवीव में, बैरूत में और तलवीव में, बैरूत में कि यहाँ पर ये मामला ख़त्म ना हो, क्योंकि इसके साथ ही जहाँ गजा का और मगरबी किनारे का मसला हल होगा, तो वहाँ ही उसके साथ ही इसराइल को ये एक सुकून इसराइल को मिला है कि भाई इस मुआहदे के तहत जो है वो हिजबुल्लाह पीछे जाएगी और लेबनान की फ़ौज आगे आ जाएगी, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान की फ़ौज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, और ज़्यादा फैसला अगर आपने करना हो लेबनान का, तो आप हिजबुल्लाह को साइड पे करके नहीं कर सकते। ठीक है, हिजबुल्लाह लेबनान की सबसे बड़ी दिफाई पावर है। तो इशू ये है कि अब ये भी इस मुआहदे में तय हो रहा है कि हिजबुल्लाह थोड़ा सा पीछे जाएगी, लेबनान की फ़ौज आगे जाएगी, और एक मुआहदा जो है वो इसराइल का लेबनान की सरहद के हवाले से भी तय होगा, जो कि गजा और मगरबी किनारे से अलग होगा। जी डॉक्टर साहब, तो इसके लिए ये भी नुक्ता है उसका, जो पेरिस एग्रीमेंट हो रहा है ना, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि जी आप वो ऊपर से इसराइल जो है वो छेड़खानी करता रहे, या वहाँ से हिजबुल्लाह कहती रहे कि भाई ये तो हमारा इलाके पे कब्जा किया हुआ आपने। इसराइल घुस गया था ना लेबनान के अंदर। ठीक है डॉक्टर, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ये जो बात चल रही थी कि इत्तेहादियों के हवाले से और सादा एक्सचेट लेके हुकूमत हासिल करेंगे, क्या कहेंगे? अभी तो वाज़ेह नहीं है, अभी तो नंबर सारा डिपेंड करता है। 100 से ज़्यादा सीटें किसी जमात के पास आएंगी मेरे ख्याल से, तो फिर वो इस पोजीशन में 110 120 सीटें हों, तो फिर 100 यानी 168 या 169 ये जो भी मतलूबा सीटें हैं, सात अक्सरियत, वो आसानी से बन जाएगी हुकूमत। अब बहुत ही होगा वरना कि फिर देखना पड़ेगा कि कौन सी जमात के कितने पास कितनी सीटें हैं और वो किस तरह से हुकूमत बनाते हैं। तो अब 2 दिन रह गए हैं, तो उसमें हम इंतज़ार कर लेते हैं 2 दिनों के बाद, लेकिन एक मुस्तहकम हुकूमत बने। और वो क्योंकि आने वाले दिनों में ज़ाहिर मईशत के हवाले से और ये जो भी सिक्योरिटी के इशूज़ हैं और बाकी सारे मामला, उनको देखना बहुत ज़रूरी है। एक वोट बड़ा अहम हो जाता है। मैं आपको बताऊं, मुझे अभी 2002 की असेंबली जो है वो याद आ रही थी, जो मुशर्रफ साहब के दौर में इलेक्शंस हुए थे। तो उन इलेक्शंस में एक वोट की ज़रूरत थी जमाली साहब को। तो एक वोट जो था वो, एक तो इजाज़ुल हक साहब ने आखिरी उसमें कह दिया था कि मैं ठीक है दूंगा। एक वोट जो है वो फिर असेंबली के अंदर मैंने जमाली साहब को देखा कि वो एक वोट की बड़ी तवील गुफ्तगू जमाली साहब की हो रही थी, ज़फ़ला जमाली साहब मरहूम की। उनकी तवील गुफ्तगू एक शख्सियत से हो रही थी कि यार मुझे वोट दे दो, और वो शख्सियत मान नहीं रही थी। वो कह रहे थे कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा वोट, मैंने तो कमिट किया हुआ है। फिर बहरहाल ये मौलाना आज़म तारिक साहब उस वक्त जो है वो हयात थे और असीर थे, तो उनके वोट के ऊपर बहरहाल वो वोट मिला और हुकूमत बनी। लेकिन कमाल की बात यह कि वो जिस शख्सियत से बड़ी देर असेंबली, लोग सबके सामने नहीं, बड़ा और भी बहुत से मीडिया के लोग सारे उस वक्त, जो 2002 की असेंबली का मंजर किसी को याद हो, तो वो जिस शख्सियत से बड़ी तवील गुफ्तगू हो रही थी उनकी कि मुझे वोट दे दो, यार ये अपना एक ही वोट है, मत दे दो। उन्होंने कहा नहीं मैंने तो नहीं देना। तो वो शख्सियत जो है वो बानी तहरीक इंसाफ, बानी, यानी आप देखें कि वक्त बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उसको आप देखें तो वो, अच्छा बानी जो चेयरमैन खान साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि मैंने तो नहीं देना वोट, आपको सवाल ही पैदा नहीं होता मैं दूं।
और उनका जो वोट था वो गया मौलाना फजलुर रहमान साहब को। मौलाना फजलुर रहमान साहब को वोट डाला उन्होंने। अब आज की जरा सियासत को, उस वक्त की सियासत, अच्छा तो मैंने फिर उस वक्त तो खैर ये इतना था भी नहीं कि इसको कोई गहराई में बात सोची जाए, लेकिन बहुत सालों के बाद जब ये तलखियां बढ़ी हैं आपस में, सारा कुछ हुआ, तो मैंने थोड़ा सा इसको डिगिन किया। मैंने कहा ये क्या है मामला, ये तो बड़ी कुर्बत थी, वोट डाला था, तो लेकिन फिर जो है वो इतनी तलखियां भी अरूज पे गईं। अब आप सोचें, एक तरफ जमाली साहब हैं और एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, और एक जो वोट उधर फैसला ही होता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को दिया जाएगा वो। तो फिर लेकिन उस वक्त ये था कि उस वक्त काजी हुसैन अहमद मरहूम हयात थे उस वक्त, और बाकी और बहुत सारी शख्सियात ऐसी थीं। शायमन दुरानी साहब यहाँ पे इस्लामाबाद में बड़ी महफिल सजती थी, ये सारे कदावर लोग मौजूद थे। तो उसमें फिर ये हुआ था कि ये मौलाना साहब को वोट गया, और फिर उसके बाद जो कुछ तलखियाँ बढ़ी, ये तलखियाँ नहीं बढ़नी चाहिए थी इतनी ज़्यादा, और ये बड़ी बदकिस्मती है कि वो तलखियाँ ऐसी जगहों पे चली गई कि जहाँ पर जो है वो फिर वो, मैं उस पर क्या तबसरा करूँ। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि वो एक एक वोट जो है वो बाज़ दफ़ा बड़ा एक फैसला कुन जो है वो मामला इख्तियार कर लेता है। तो अब ये वोट्स किस तरह से होते हैं, किस तरह से कायदे ईवान का चुनाव होता है, किस तरह से, बाकी ये देखना है, एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि ये 19 मार्च को ईरान का साल ख़त्म होता है, तो 19 मार्च से पहले पहले यहाँ पे एक्सरसाइजेज हो रही हैं जिसमें ईरान, चाइना, रशिया और दूसरे मुल्कों को भी दावत दी गई है, वो यहाँ शुरू हो जाएंगी। तो ये उससे पहले पहले ये शिद्दत यहाँ पे, अच्छा जो हुतीज़ हैं उन्होंने एक और आज प्रेशर बढ़ाया अपना, और ये बात मैंने कल भी की थी, मैं दोबारा ही कह रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि हम जो ज़ेर समंदर केबल है उसको हम काट देंगे। अच्छा, ये जो ज़ेर समंदर केबल है ना, अब ये इंटरनेट और डेटा ट्रांसफ़र और ये सारा, ये अगर हम इसको देखें तो ये इस तरह से, ये केबल जो है ये इस तरह से अगर हम मैप में दिखा सकें, ये इस तरह से केबल्स जो है ना, ये बहुत ज़्यादा, यानी अब ये वाक़यात पेश आने शुरू हुए हैं तो ज़रा एहसास हो रहा है कि अगर आप इस मैप को देखें तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा जो ये जो स्विस का इलाका है और बहर अहमर, और ये जब टर्न होता है बाब मतलब से यहाँ से, ये बहुत ज़्यादा जो कनेक्टिविटी है दुनिया की यूरोप के साथ, वो केबल जो है वो यहाँ से गुजर रहा है जी। अच्छा, ये तो एक बड़ा केबल है ना, ये आपको फ्रांस से, फिर देखेंगे ये स्विस से गुजर रहा है दरमियान में, फिर ये बिल्कुल घुमा यहाँ से फिर यूएई, फिर कतर, ये ऊपर से ये अंडर वाटर केबल जा रहा है, जिसके जो इंटरनेट है, जो बुनियादी तौर पर इंटरनेट जो हमारे पास आ रहा है, तो इंटरनेट इन्हीं केबल्स की वजह से आ रहा है, चाहे वो केबल्स पानी के नीचे हों या वो टावर्स हों ज़मीन पे। अच्छा, तो और वो बाकी स्पेस स्टेशन वगैरह उसकी तो बात बाद में हम कर चुके हैं। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और अगर हम दूसरे मैप्स देखें तो बहुत बड़ी तादाद, यानी आपको ये आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना, ये यहाँ से जहाज़ नहीं जा रहे, ये तो जहाज़ ऊपर है ना, जो पानी के नीचे केबल्स हैं इंटरनेट के, वो केबल पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट किस तरह हुई हुई है आप ये देखें। और ये समंदर कितने इंपॉर्टेंट हैं कि यहाँ पे कोई इस तरह का वाकया ना पेश आए कि पता चला कि वो, लेकिन जो सिक्योरिटी के लोग हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, वो कहते हैं कि हुतीज़ के पास कैपेबिलिटीज़ नहीं हैं कि वो इतना डीप ओशन में जाके और वो इन केबल्स को नुकसान पहुंचाएं। अगर वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं, अच्छा इस पर यमन, ये देखें कुछ मामला ऐसे हैं जो यमन टेलीकॉम जो है, यमन टेलीकॉम, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि हुतीज़ ये करेंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि यमन टेलीकॉम जो है उसने मुआहदे किए हुए हैं। ये होता है ना कि आपका बहुत सारे मुल्कों के साथ जो टेलकोज हैं, इनका आपस में एक मुआहदा होता है। मतलब मिसाल के तौर पे जी, पाकिस्तान की सिम ले ली, इंडिया की सिम ले ली, बांग्लादेश की सिम ले ली, या जनाब ईरान की सिम या किसी और मुल्क की सिम ली, तो वो दूसरे मुल्क में जाके रोमिंग पे चलना शुरू हो गई। तो ये जो होता है उस मुल्क के साथ पर मुआहदा होता है आपका कि जी वहीं पर गए और वो वही सिम आपकी चल रही है रोमिंग पे, और तो ये आपस में एक अलग इनके मुआहदे। ये अब यमन की जो टेलीकम्युनिकेशन है, उन्होंने मुआहदे किए हुए हैं बहुत से मुल्कों के साथ। एक तो ये जंग वंग चल रही है, और उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि जी ये हुतीज़ जो हैं ये कभी भी इसमें ये केबल वगैरह को टच नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि केबल का, क्योंकि फिर ये मामला बहुत ही दुनिया इसमें, लेकिन ये है कि जंगों में
और इस किस्म की सूरत हाल में जहाँ पे ये शिपिंग के ऊपर असर पड़ता है, तो वहाँ ये भी ज़हन में रखा जाए कि और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनके लिए समंदर बहुत अहम है दुनिया का, और एक जो आपस में कनेक्टिविटी है पूरी दुनिया की, यहाँ बैठ के लोग बात कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, या इंडिया में बैठ के, या मलेशिया में बैठ के, या कहीं और बैठ के, यूरोप में आगे पीछे, या अफ्रीका में, या मिस्र के में, तो केबल जो है अंडर वाटर, तो उस वहाँ तक तो जाना ही नहीं चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ तक बात नहीं जाएगी, लेकिन उन्होंने बहरहाल एक नक्शा इसका ज़रूर शाया कर दिया। ये जो मैं आपको दिखा रहा था, ये नक्शा उन्हीं के जो मैप्स वगैरह उन पर पड़ा हुआ है कि जी ये मतलब उन्होंने नक्शा देकर बताया हुआ है कि इस तरह से केबल गुजरता, तो मेरा निकल के होती ऐसा करेंगे, यह मामला यहाँ तक जाएगा क्योंकि सेक्रेटरी ब्लिंकन पहुँच गए हैं। अच्छा, सेक्रेटरी ब्लिंकन पहुँच गए हैं, और वहाँ पर अब इशू ये है कि अब सेक्रेटरी ब्लिंकन सऊदी अरेबिया से उन्होंने स्टार्ट किया है। तो अब ये सऊदी अरेबिया से स्टार्ट किया है, और सऊदी अरेबिया इसमें ज़ाहिर है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट, आप समझ लें, सऊदी अरेबिया इस वक्त जो है ना वो एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है इस पूरे प्रोसेस में। यानी कतर का एक रोल है, जो कतर का रोल तो मीडिएशन वाला है ना, कतर ने मीडिएट किया, बड़ा मुश्किल मीडिएट किया, और ये कतर को ये इस बात का पूरा क्रेडिट जाता है कि चाहे अफगानिस्तान का मामला हो, चाहे वो मामला ये गजा का हो, कतर ने ज़बरदस्त किस्म की सफारतकारी की है। अच्छा, मुत्तहिदा अरब अमारात को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने भरपूर माली इमदाद की, उन्होंने जो है वो आगे जो रिकंस्ट्रक्शन होनी है उसमें यूएई का बहुत बड़ा रोल है। एक जो यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आ जाई है, और उसका जो उसका कहना ये है कि अगर गज़ा की जो सूरत हाल है, गज़ा और उस पूरे इलाके में इस सदी के अख्ताम तक तामीरात होती रहेंगी, इस सदी के अख्ताम तक इतनी तबाही है उन इलाकों में कि उन इलाकों को अगर बाकी दुनिया के साथ लाना हुआ तो वो अगले कई दिहाइयाँ लगेंगी जब तक वहाँ पे ये तामीरात होंगी, और ब्रिजेस बनेंगे, और गैस और बाकी उनकी जो पाइपलाइंस, और मतलब जो तबाहियाँ हुई हैं वहाँ पे, और उसके साथ जो है तो, और उसमें सऊदी अरेबिया का खलीदी किरदार है। अब सऊदी अरेबिया जो है वो जाहिर है कि वो इसमें पहले तो ये हुआ ना, अच्छा अब्राहम अकॉर्ड्स तो साइड पे चले गए, यानी सबसे पहले जो बहरीन ने तो यानी बहरीन जो है उसने अपना सफीर सबसे पहले बुलवा लिया, तो बहरीन बिल्कुल जाहिर है कि सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ उनके बहरीन के मामलात हैं, तो ये इस पे सब इकट्ठे हैं। और दूसरे मरहला इसमें यह है कि इसमें सीज़फायर हो, सीज़फायर होने के बाद कैदियों की रिहाई, और कैदियों की रिहाई में सबसे ऊपर नाम मरवान बरगोती का, और उस तरफ से यरगमालियों की रिहाई, उसके बाद गज़ा का खुलना, गज़ा में इमदाद जारी होना, उसके बाद फिर ये कि डीमिलिटराइजेशन होना, फिर ये कि इसराइल कैसे उसको अपने अवाम को क्या बताएगा, कैसे दूसरी रियासत का ऐलान कैसे होगा, अक़वाम मुत्तहिदा कैसे उसको तस्लीम करेगा, मतलब वो तो अक़वाम मुत्तहिदा तो तैयार है ना, वो तो अमेरिका, मतलब वो तो मैंने आपसे कहा ना, बरतानिया तो कह रहे हैं कि हम सीज़ फायर होते ही मान लेंगे, हम आखिर में क्यों माने, सबसे पहले आखिर में क्यों खड़े, हम तो सबसे पहले मानेंगे। इसी तरह से अच्छा, बरतानिया से पहले कई इस्लामी मुल्क मान लेंगे, कई और यूरोप के मुल्क मानेंगे। स्पेन और इटली तो पहले ही कह रहे हैं कि हम इसी सूरत हाल में मानने को तैयार हैं। मतलब देखिए ना, ये दुनिया तो पहले ही जो फलस्तीन के साथ खड़ी हुई है, तो ये अब आने वाले दिनों में इसमें स्पॉयलर्स भी होंगे, इसमें वो लोग भी होंगे जो दहशतगर्दी करेंगे, इसमें वो लोग मामला को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, इसमें वो भी होंगे मुल्कों के अंदर दहशतगर्दी होगी। पाकिस्तान में देखिए ना, दहशतगर्दी ये बिला जवाज हो रही है, लेकिन इसका कोई ना कोई ताल्लुक मगरबी एशिया और वस्ती एशिया और मशरिकी वस्ता मगरबी एशिया के हालात से है। पाकिस्तान की दहशत, पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को कोई शख्स डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता जो सूरत हाल इस वक्त मौजूद है मशरिकी वस्ता और वस्ती एशिया में, और ये मगरबी, ये सारे वाक़यात आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये जो है अब देखना ये है कि इस वक्त तो चलें सब एक बड़े कॉज के लिए इकट्ठे हैं, और कोई बड़ी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर इसके साथ साथ जो बायलेटरल ताल्लुकात हैं, अगर तुर्की मिस्र के, अगर शाम और सऊदी अरेबिया के, और कतर और सऊदी अरेबिया के, और ये सारे मामलात अगर हल हो सकते हैं, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो भी अगर किसी कोई मुल्क उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है तो वो फिर ख़त्म होनी चाहिए और हो जाएगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, इसके साथ आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अलानी के बाद जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।